नमस्कार। आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे एक पूरे महाद्वीप में आज़ादी का ख्याल पनपा, कैसे उसने जड़ें पकड़ी और कैसे वो एक ऐसे ज़बरदस्त आंदोलन में बदल गया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा देश, इतना विशाल उपमहाद्वीप अपनी आवाज़ कैसे ढूंढता है। अगले कुछ मिनटों में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस 40 साल के सफ़र को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम ये जानेंगे कि कैसे जो बात अर्जियों और विनम्र अनुरोधों से शुरू हुई थी वो आगे चलकर आज़ादी के लिए पूरे देश की एक दहाड़ बन गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 ऐसे बड़े मोड़ों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये सब एक एहसास से शुरू हुआ, एक विचार से, अपनेपन और एकता की भावना से। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा होने से पहले ये जरूरी था कि इस विशाल देश के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांतों के लोग खुद को एक समझना शुरू करें। और यही एहसास था राष्ट्रवाद का। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। पहली बार देश की बढ़ती हुई सियासी चेतना को एक आवाज मिली, एक मंच मिला। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम और 72 भारतीय डेलीगेट्स का बड़ा हाथ था। लेकिन शुरुआत में तरीका बहुत ही सधा हुआ था। इस दौर के जो लीडर्स थे, जिन्हें हम नरमपंथी कहते हैं, उनका मानना था कि अगर हम अपनी मांगें ठीक से रखें, कायदे से रखें, तो अंग्रेज हमारी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन ये सब्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। और यहीं से आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी वैचारिक फूट पड़नी शुरू हो गई। और यहाँ पे जो सोच का फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग थे जो सिस्टम में रह के ही सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो कहते थे कि नहीं, ये पूरा सिस्टम ही बदलना होगा, हमें सिर्फ हिस्सेदारी नहीं, स्वराज चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने साफ साफ कहा कि लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। उनका मानना था कि आज़ादी कोई तोहफे में नहीं देगा, उसे छीनना पड़ेगा। और यहीं से आंदोलन का तेवर बदलने लगा। और इस नई सोच, इस नई एनर्जी का असली टेस्ट तब हुआ जब अंग्रेजों ने एक बहुत सोची समझे चाल चली। तो देखिए, अंग्रेजों ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि भाई, बंगाल इतना बड़ा सूबा है कि उसे चलाना मुश्किल हो रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असलियत सबको पता थी, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं थी, ये अंग्रेजों की वही पुरानी चाल थी, बांटो और राज करो। उनका असली मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों को बांटकर राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई लहर को कमजोर करना। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव उल्टा पड़ गया। आंदोलन कमजोर होने की जगह और भड़क गया, और इसी से जन्म हुआ एक जबरदस्त आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन, यानी अपने देश का, अपने देश पर भरोसा। हाँ, अंग्रेजों की ये बांटो और राज करो वाली चाल पूरी तरह फेल नहीं हुई। उन्होंने मुस्लिम नेताओं को एक अलग सियासी संगठन यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने के लिए उकसाया, ताकि दोनों समुदायों में एक खाई बनी रहे। तो सोचिए, एक तरफ आंदोलन में फूट पड़ रही थी, और ठीक उसी वक्त भारत की जमीन पर एक ऐसा शख्स लौटता है जो इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदलने वाला था। सालों तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने के बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, और वो अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका लेकर आए। और ये तरीका था सत्याग्रह का, जिसका मतलब है सत्य का बल। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ चुपचाप जुल्म सहना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सक्रिय, एक नैतिक हथियार था, जिसका मकसद था जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को झकझोर देना। और पूरे देश में इसे आजमाने से पहले गांधी जी ने अपने इस तरीके को 3 छोटी लेकिन बहुत अहम लड़ाइयों में परखा, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। और तीनों जगह उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। अब जब गांधी जी के तरीके कामयाब साबित हो चुके थे, तो मंच तैयार था लाखों हिंदुस्तानियों को एक साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जोड़ने का। और इस महाआंदोलन की चिंगारी भड़की एक बेहद काले कानून से, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। और इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी पर बिल्कुल शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी। लोग बैसाखी का त्योहार मनाने और इस नए कानून पर बात करने के लिए वहां आए थे।
लेकिन वहां जो हुआ उस भयानक नरसंहार ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और गांधी जी ने अपने युद्ध पदक। और इसी के जवाब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, मतलब अंग्रेजी हुकूमत से हर तरह का सहयोग शांति से वापस ले लेना। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी और लाखों लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। पूरा प्रशासन ठप पड़ गया। हाँ, ये बात सच है कि 1922 में एक हिंसक घटना के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये लड़ाई अब कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं, बल्कि करोड़ों आम हिंदुस्तानियों की बन चुकी थी, और यहीं से तय हुआ आज़ादी का आखिरी रास्ता।